तो आज का जो मेरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एमपीपीएससी और यूजीसी नेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये दिसंबर 2018 का यूजीसी नेट का समाज कार्य का प्रश्न पत्र ही है। और समाज कार्य का प्रश्न पत्र है तो इसलिए एमपीपीएससी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक केशवर्ग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विभाजित किया है। जरा मुझे एक बार बताइए, मैं पेन को चेंज करता हूँ, है ना। आप लोग मुझे जरा बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। कि सामाजिक, एक मिनट, सामाजिक भी दिख रहा है आपको, और उसके बाद आपका समाज केशवर्ग में आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना। तो जरा मुझे बताइए कि प्रत्यक्ष के बारे में और अप्रत्यक्ष के बारे में विभाजित करने वाला वो व्यक्ति का नाम बताइए जो केशवर्ग को बताया था। विलियम, सॉरी, ओके, होलिस महोदय जी कहते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया मुझे, आप सभी लोगों ने। लेकिन अब आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर बात को समझिएगा। आप सभी लोग, फ्लोरेंस होलिस इनका नाम है, नोट करिएगा कॉपी पर भी अपने। इनका नाम है फ्लोरेंस होलिस। केशवर्ग में इन्होंने एक बात कहा था कि एक जो सामाजिक केशवर्ग है वो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। कब कहा था? 1964 में कहा था। ये बात कब कही थी? 1964 में कहा था ये बात, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो आप नाम देख रहे हैं विलियम रीड का नाम आपको पता होना चाहिए। विलियम रीड की जाने आपने नाम सुना होगा, मैंने बताया भी है आप लोगों के, याद है? किसी को बता सकते हैं मुझे विलियम रीड के बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं पता है तो पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा भी आप लोगों को। विलियम रीड जो हैं 1970 में, हालांकि मैंने जितनी बार प्रश्न आता है विलियम रीड और लॉरा का नाम मैं हमेशा आप लोगों को बताता भी हूँ, ठीक है। तो ये टास्क सेंट्रल थेरेपी के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, टीसीटी के बारे में, ठीक है। तो ये इनका नाम आता है सन 1970 में। और आपने नाम सुना होगा मनोसामाजिक उपागम के बारे में। देखिए अब बात को समझिएगा अच्छे से। अगर हम बात करें साइको सोशल थेरेपी की बात होती है तो फ्लोरेंस होलिस जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। केशवर्ग में अगर मैं बात करूं साइको सोशल थेरेपी के बारे में तो इनका नाम आता है। और अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करता तो भी इन्हीं का नाम आता है। लेकिन गार्टन हैमिल्टन की बात अगर मैं करता हूं तो मनोसामाजिक उपागम में नाम आता है। मैंने आप लोगों को दो लेख बताए थे इनके, किसी को याद है? 2 लेख उपागम जब पढ़ा रहा था तो मैंने 2 लेख बताए थे इनके। आई एम ओके, यू आर ओके सर। नो 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 नो, एक मैंने बताया था 1937 में बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क बताया था। और 1941 में, अभी आप लोग याद करिए थोड़ा सा, मैंने केस वर्क जब उपागम पढ़ा रहा था तो मनोसामाजिक उपागम बता रहा था वहाँ पे। तो मैंने दूसरा बताया द अंडरलाइन फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क 1941 में। ये है वो गार्टन हैमिल्टन, ठीक है, याद रखिएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क जब 1940 में इसने दिया था। कौन सी किताब? जब इसने दिया था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क 1940 में, तभी से ये व्यक्ति फेमस हुआ था। उसके बाद इसने एक लेख लिखा था 1937 में, और दूसरा लेख जो आया था उसका 1941 में। एनिट गैरेट का नाम सुना है आपने? जिनको भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को, एक मिनट, शायद स्क्रीन चली गई क्या आप लोगों को? एक मिनट, नहीं दिख रही। एक मिनट। तो यहाँ पर मैं आपसे बता रहा, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? बताइए जरा एक बार। जी सर। हाँ तो जी सर। यहाँ पर एक नाम आ रहा है, एनेट गैरेट का नाम आ रहा है। और एनेट गैरेट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा से ये सोच लीजिए कि ये किससे संबंधित हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था एनेट गैरेट के बारे में। ये एनेट मैरी गैरेट हैं जो आलोचना किया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। ध्यान से प्रवीण जी सोचिएगा, काफ़ी आपको ज़्यादा दिक्कत होती है शायद सामाजिक केशवर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। मैं आपको बता दूं, ये वो हैं जिन्होंने आलोचना किया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो केशवर्क है वो विभाजन नहीं हो सकता है। किसने बोला कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में विभाजन नहीं हो सकता? तो एनेट गैरेट का नाम आएगा। और बच्चे ने, जिन्होंने पढ़ा होगा कि भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में तो होलिस का भी नाम आता है, गैरेट की भी नाम, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सोचते होंगे कि भाई गैरेट होंगे, लेकिन इसने आलोचना किया था, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसकी एक बुक थी, उसका नाम था इंटरव्यूइंग
इट्स प्रिंसिपल एंड मेथड, यानी साक्षात्कार के कुछ सिद्धांत और विधियों के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात करता है इंटरव्यू की, तो उसका नाम आता है, ध्यान रखिएगा, गैरेट का नाम आता है। किसका नाम आता है? गैरेट का नाम आता है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, मैंने 4 क्वेश्चन बताए, यानी यहाँ पर समझ लिए 4 ऑप्शन में, और एक आध ऑप्शन के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इसका आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 मिनट। चलिए ये देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है ना। तो आज आपको दिक्कत भी नहीं होगी क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ले रखा है, तो आप इजीली कर भी लेके अब, है ना। एक तरफ इंग्लिश में है, एक तरफ हिंदी में भी है, तो आप इसे आसानी से कर पाएँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन। मैंने आप लोगों को ये प्रश्न करवाया भी है ना। जैसे आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, वेरी गुड। अगर यहाँ पे जवाब आ रहा है आत्मसम्मान, तो सही जवाब आ रहा है आपका। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, स्व सहायता का मतलब होता है आत्म सहायता, और आत्म सहायता का मतलब होता है विशेष रूप से दूसरों की सहायता से बिना खुद को बेहतर बनाने में या किसी की समस्याओं पर काबू पाने की प्रतिक्रिया होती है, तो वह स्वयं सहायता होता है। ठीक है, तो स्वयं सहायता को ध्यान से, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। जब किसी सामाजिक तुलना पर स्वयं आधारित मूल्यांकन होता है, वो आत्मसम्मान होता है, लेकिन विशेष रूप से दूसरों की सहायता बिना खुद को बेहतर बनाने की बात होती है, वो आत्म सहायता होता है। अपनी सहायता कर रहे, सेल्फ हेल्प हो रहा है वो। और अगर आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं, तो आत्मविश्वास का होना स्वयं पर भरोसा का होना, और आत्मविश्वास आपके कौशल और क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण है जो खुद को स्वीकार करता है, जीवन को नियंत्रित करने की भावना को क्या करता, उत्पत्ति देता है एक प्रकार से। वहाँ पर जो है स्वयं की भावनाओं में, जो स्वयं के जीवन की नियंत्रण करने के लिए जो भावनाएं होती हैं, वह आपका विश्वास होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। लेकिन आत्मसम्मान जो होता है, जो व्यक्तिगत अनुभूति की बात कराता है, जो दूसरों की प्रशंसा, निंदा, मूल्यांकन आदि जैसी पर स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, निंदा वगैरह की बात भी हो या मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन की बात हो, तो वो आपका सही जवाब जो हो जाता है, ऑप्शन आपका फिर आत्मसम्मान हो जाता है। और आत्मसम्मान ही सही है यहाँ पर, सेल्फ स्टीम। और आत्म जागरूकता की अगर मैं बात करूँ, तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, आत्म जागरूकता का मतलब होता है आत्मबोध और स्वयं को जान लेना। जैसे आपने नाम सुना होगा शंकराचार्य के, शंकराचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोग जानते हैं शंकराचार्य के बारे में, बताइए जरा। शंकराचार्य के बारे में नहीं जानते? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, शंकराचार्य के द्वारा एक रचित एक लघु ग्रंथ था। उस ग्रंथ में ये बताया गया था कि आत्मा की अगर जागरूकता हो जाए, तो वो जो जागरूक हो रहा है उसके लिए क्या क्या साधन होने चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने को जागरूक करना। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब और सामाजिक तुलना पर जब कभी आप लोगों के क्वेश्चन दिखे, तो आपको यही प्रश्न मिलेगा भी। आपसे स्वयं सहायता का नहीं मिलेगा, देख लेना, ना ही आत्मविश्वास का मिलेगा, ना ही आत्म जागरूकता का। अगर ऐसे प्रश्न मिले तो ऑप्शन नंबर सी ही हमेशा सही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा फिर, है ना। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि रोल रिकॉर्डिंग, ठीक है, आपसे कह रहा है कि रोल रिकॉर्डिंग का परिष्कृत संस्करण है, सारांश रिकॉर्डिंग होगा कि नरेटिव रिकॉर्डिंग होगा, है ना। आपको बताना है प्रक्रिया रिकॉर्डिंग होगा कि सार होगा। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो सारांश अभिलेख भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो नरेटिव को जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कथनात्मक बोलते हैं। ठीक है, और प्रक्रिया अभिलेख हो सकता है। सार का मतलब अब एब्स्ट्रैक्ट होगा, बहुत बच्चे रिलेट कर रहे होंगे सारांश को लेकर और सार को लेकर, लेकिन इंग्लिश पर भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब, मैं जानना चाहता हूँ। डी सार। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। डी गलत है और बी भी गलत है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो सार अभिलेख की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सारांश अभिलेख की बात कर रहा हूँ। सारांश अभिलेख को ही सार भी बोला जाता है। ठीक है, सार भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये वाला शब्द भी बोला जाता है इसे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सारांश अभिलेख मुख्य घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है। क्या होता है, क्या होता है? मुख्य नहीं कहते भाई सारांश, सारांश क्या हुआ,
इसका पूरी बात तो बोल दिया आपने, इसका सारांश क्या निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आया। तो मुख्य घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। प्रश्न ऐसा नहीं करा, प्रश्न करा है कि रोल रिकॉर्डिंग कौन करता है, रोल की केवल बात कर रहा है यहाँ पे। भूमिका, रोल का मतलब होता है भूमिका, ठीक है, भूमिका के बारे में। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करें नैरेटिव के बारे में, तो नैरेटिव कहता है कि इसमें अवलोकन के दौरान जब कोई क्रियाविधि होती है, ऑब्जर्वेशन के दौरान, तो उसमें होने वाली जो घटना होती है, होने वाली जो घटना होती है उसको निरंतर विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निरंतर किसके रूप में, विवरण के रूप में प्रदान किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है, वास्तविक समय में इसमें होता है। तो यह किसी विशेष घटना को सीमित नहीं रहता है। मतलब नैरेटिव कथनात्मक मतलब स्टेटमेंट, सीधा अगर हम बात करें नैरेटिव में, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा। तो ये भी आपका रोल से रिकॉर्ड नहीं है, रोल से नहीं, भूमिका से नहीं है ये भी। लेकिन अगर आप प्रक्रिया की बात करें तो एक ये शैक्षिक उपकरण है, प्रक्रिया एक शैक्षिक उपकरण है, जो अगर हम बात करें सामाजिक कार्य में, या हम बात करें नर्सिंग में, या हम किसी नौकरी के प्रमाण पत्र के लिए बात करें, या किसी डिग्री के लेकर बात करें हम, तो उनसे ऐसी कंडीशन पर छात्रों का संचार कौशल तक पहुंचाना, इस प्रक्रिया का संचार कौशल तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया तक पहुंचाना, ये सिस्टम वो रोल रिकॉर्डिंग बताता है। प्रक्रिया जो बताती है रोल रिकॉर्डिंग बताती है। और ये आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है आप सभी लोग, जिसे विचार या कल्पना, विचार या कल्पना, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई चीज़ें हैं वो भौतिक वस्तु के रूप में ना हो, किसी दस्तावेज का लिखित सारांश हो, लिखित सारांश हो, वो क्रिया विधि आती है। लेकिन सारांश लिखित रूप में हो तो वो सार अब एब्स्ट्रैक्ट बताता है, ना कि रोल। जो चीज़ें आप सिर्फ कल्पना के आधार पर बताते हैं वो आपका अब एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप के आपके सामने नहीं होता है वो, ठीक है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। आपने किसी मनगढ़ंत कहानी वगैरह को लिख देते हैं ऐसी कंडीशन में, तो वो चीज़ें आ जाती हैं सार में। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई होगा। रोल भूमिका में परिष्कृत की बात अगर कोई करता है तो आपका प्रक्रिया रिकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एक और प्रश्न देखिए आप लोग जरा, और ये प्रश्न है और आपको बताना है। मैं एक व्यक्ति को ऐड करता हूँ, चलिए बताइए जरा मुझे कि निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति से संबंधित है। मैकाइवर नाम है, सेरोकिन नाम है, लुइस नाम है, कूली नाम है। कूली का मतलब कूले है, सर बी, कूले, सेरोकिन। सेरोकिन, ओके। अब यहीं आप लोग क्या कर जाते हैं, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो गलती कर जाते हैं आप सभी लोग। अभी आप गलती करेंगे भी नहीं अब आज के बाद, कि मैंने कहा गरीबी की संस्कृति, अगर मैंने संस्कृतिकरण की बात करता तो सेरोकिन करते तो अच्छा लगता मुझे, ठीक है। कर्ट लेविन है ना इसका, तो गरीबीकरण की संस्कृति का, गरीबीकरण का कर्ट लेविन नहीं, कर्ट लेविन आपका अगर हम बात करें तो वो कर्ट लेविन नहीं है, वो उसका नाम है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप जो ये लेविन देख रहे हैं आप ना, ऑप्शन अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो लेविन से नहीं लिखा हुआ है, ये लुइस लिखा हुआ है, ये ऑक्सर लुइस है, इनका नाम पूरा है ऑक्सर लुइस। चलो इन्हीं के बारे में बता देता हूँ मैं। ये ऑक्सर लुई ने गरीबी के संस्कृति को लेकर सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा दिया था, और ये दावा करते थे कि गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों की जो मूल्य पीढ़ियों में गरीबी का एक चक्र है, जो गरीबी का एक चक्र है वो बनी रहती है, उसमें उनकी खराब की स्थिति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खराब की स्थिति बनाए रखने में, या अगर हम बात करें गरीबी की संस्कृति को बनाए रखने में, या संस्कृति को बनाए रखने में गरीबी के एक अहम भूमिका होती है। ये अवधारणा दिया था ऑस्कर लुइस, इनका पूरा नाम है ऑस्कर लुइस, कर्ट लुइस नहीं है। कर्ट लुइस जो आते हैं वो क्षेत्रवाद के सिद्धांत में आते हैं। बच्चे सिर्फ यही देखते हैं और आगे का नाम नहीं देखते हैं, तो आगे इसका नाम जो है आस्कर है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर आप, यही आपका करेक्ट जवाब है। बाकी आप मैकाइवर एंड पेज के बारे में भली भांति तरीके से जानते हैं। इन्होंने कहा था संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, ठीक है, इन्होंने बोला था, आप भली भांति तरीके से इनके जानते हैं। सेरोकिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेरोकिन ने कहा कि संस्कृति का जब अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने 3 अवस्था बता दिया था सेरोकिन ने। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि सेरोकिन की 3 अवस्था कौन कौन सी पूछ सकता है एग्जाम में आप लोगों से। भावनात्मक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक, ये 3 बातें हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा,
ठीक है। एक नाम है आपका कूले, और ये कूले वही हैं CH कूले, जिसको आप लोग कहते हो चार्ल्स हर्टन कूले। क्या नाम बोलते हो आप? चार्ल्स हर्टन कूले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक किताब लिखा था, पता है आप लोगों को इसकी किताब का नाम? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है ये प्रश्न बना दे आप लोगों से समाज कार्य में, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। ये आपका जो कूले है सन 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का किताब लिखा था। उसी के जस्ट बाद उन्होंने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर की भी किताब लिखा था। तो जब वो ये किताब लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दे दिया था। ये संस्कृति से रिलेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, जिसको आप बोलते हो लुकिंग ग्लास सेल्फ। एग्जाम में पूछा भी गया है, याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों से करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका हूँ? जी सर। हाँ, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ सन 1902 में इसने सिद्धांत दिया था। और प्राथमिक समूह है, इस संस्कृति से थोड़ा हट के है। आप जानते हैं प्राथमिक समूह के बारे में 1909 में इसने दिया था प्राथमिक समूह। ठीक है, तो ये भी 3-4 टाइप से कूले नाम से प्रश्न बनते हैं, और मैंने बता दिया इसी प्रश्न में 3-4 टाइप। एक टाइप ये बनेगा कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया, तो 1902 में कूले ने दिया। एक बन सकता है कि ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किताब किसने लिखा, CH कूले, चार्ल्स हर्टन कूले ने लिखा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखा, तो आप कहोगे चार्ल्स हर्टन कूले ने लिखा। लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ किसने लिखा, तब भी आप कह दोगे कि भाई इसने लिखा। ठीक है, CH कूले ने। तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा C फॉर चेन्नई, यानी लुइस। ऑस्कर लुइस, क्या नाम है? ऑस्कर लुइस, याद रखिएगा आप सभी लोग। अब ये प्रश्न इतना सरल है कि मैंने आप लोगों से करवाया भी है कि किसने कहा है कि सपने नींद के संरक्षक हैं। अच्छा प्रश्न है, और आप भली भांति तरीके से जानते हैं स्वप्न निद्रा के। अगर हम आपसे बात करें, इसको हम एक और टाइप से प्रश्न बना सकते हैं। स्वप्न निद्रा के अभिभावक हैं, स्वप्न निद्रा के अभिभावक हैं कौन? फ्रायड हैं, कार्ल जुंग हैं, एडलर है कि जेनेट है? तो आप कह रहे हैं ए है, सिगमंड फ्रायड का नाम आप सभी लोग बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिगमंड फ्रायड ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। ये सही बताया आपने, फ्रायड ने ही रक्षा युक्तिया में बताया था इसने स्वप्न निद्रा के अभिभावक के बारे में, है ना। और चेतन मन, चेतन मन और इर्द के बारे में भी साथ ही इसने बताया था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में, ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में भी बताया था, 5 स्टेजेस भी बताया था। आप लोगों को इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है। जीन पियाजे और सिगमंड फ्रायड ये समाज कार्य में इतने फेमस हैं कि हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन है ये। और अगर हम बात करें कार्ल जुंग के बारे में, तो आप लोगों को पता है द रेड बुक इन्होंने लिखा था। नाम याद रखिएगा, द रेड बुक। किसकी बुक? द रेड बुक। तो द रेड बुक जो लिखा था इन्होंने 2009 में, तो उस समय कार्ल जुंग ने कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रकारों के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो बताया था कि उभयमुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, बाह्यमुखी होता है। ये भी इन्हीं के बारे में बात किया करता है। आपने नाम सुना होगा कि लैटिन भाषा से बना है पर्सनालिटी, जिसको हम बोलते हैं पर्सोना, जिसका अर्थ निकलता है मुखौटा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा आई है निकल के हमारे सामने, तो भी आप कहेंगे कार्ल जुंग को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड एडलर का, इनका नाम है अल्फ्रेड एडलर। द साइंस ऑफ लिविंग, द साइंस ऑफ लिविंग के बारे में चर्चा करते हैं, जीने का विज्ञान के बारे में। एडलर किसके बारे में बात करते हैं? जीने के विज्ञान के बारे में। ठीक है, व्यक्तिगत तरीके से मनोविज्ञान और अभ्यास का सिद्धांत कोई देता है तो यही व्यक्ति है अल्फ्रेड बीनेट। किस तरीके से? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अभ्यास का सिद्धांत, व्यक्तिगत केशवर पर ध्यान रखिए, मनोविज्ञान अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस का सिद्धांत है ये एडलर का। जेनेट का नाम आप लोगों ने भली भांति तरीके से नाम सुना होगा, पियरे जेनेट। और पियरे जेनेट अगर हम बात करें तो आप भली भांति तरीके से जानते होंगे कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन का। तो ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बताया भी है। और अगर हम आपसे बात करें असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा, पियरे जीनेट। नाम क्या है? पियरे जीनेट। याद रखिएगा, नया नाम आप देख रहे हैं, नया नया नाम सुन रहे हैं आप सभी लोग, तो थोड़ा सा अपने कॉपी पर या अपने जो सामने क्वेश्चन पेपर लिया है आपने उस पर भी पेंसिल से लिख लिया करें इसके बारे में, थोड़ा सा इसने बोला क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब कभी आप क्वेश्चन पेपर देखें दोबारा तो आपको तुरंत वो रिकॉल हो जाए वो चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, सही नकारात्मक सहसंबंध हमेशा होता कितना है।
तो अपने नाम जानते होंगे सहसंबंध के बारे में, और वो कार्ल पियर्सन आते हैं, और कार्ल पियर्सन महोदय का जो वैल्यूज़ बताई गई थी, जो गुणांक का मान बताया था, किसी दिशा में बदलता अगर है तो दूसरे चर को दो चरों के बीच में एक रेखीय संबंध के रूप में संरचनात्मक मान के रूप ऊपर जो है निकल कर आता है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम बात करें तो सकारात्मक कंडीशन अगर होती, जहाँ पे जब दो चर एक समान दिशा में घूमते तो वहाँ पे 0 से लेकर +1 होता। अगर हम बात करते वहाँ पर कि जब दो चर समान दिशा में घूमते तो 0 से लेकर +1 होता, तो इसकी अगर सही सकारात्मकता का सहसंबंध बताया जाता तो +1 होता। ठीक है, तो +1 होता। अगर हम बात करते हैं जब दो चर एक विपरीत दिशा में घूमते हैं तो 0 से लेकर -1 होता है, तो 0 से लेकर -1 होता है। तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति को बताता है। लेकिन 0 की वैल्यू उसने 0 बताई थी, कुछ भी नहीं होता है इसका मान, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देता है एग्जाम में। लेकिन इसका अगर सही नकारात्मकता का शब्द की बात किया जाए तो -1 होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सबको? परफेक्ट निगेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वह आपका -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार कंफर्म करिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम सभी लोग, और इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। इस क्वेश्चन को देखिए जरा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख है जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों पर अवसर की समानता की बात करता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सार्वजनिक के बारे में बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोक नियोजन की बात हो रही होगी। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो मीनिंग बन रहा है वो यही बन रहा है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद बताना है आपको लोक नियोजन के मामले में अवसर समानता को लेकर, है ना। ठीक है, तो आपसे लोक की अगर बात मैं कराऊँ तो वो सार्वजनिक रोजगार में ही आ रहा है। नियोजन की बात अगर मैं कराऊँ तो वो आपका लोक उसी में आ रहा है, नियोजन में ही आ रहा है रोजगार। ठीक है, तो ये बताइए जरा कौन सा अनुच्छेद होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अगर हम बात करें 14 के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें 14 के बारे में तो आप जानते हैं कानून के समक्ष समता की बात करता है, ये अनुच्छेद 14 होता है, भली भांति तरीके से जानते हैं। अनुच्छेद 15 की बात करता हूँ तो भेदभाव का निषेध बताया गया है, ये भी आप जानते हैं, धर्म, लिंग, जाति एटसेट्रा आप सभी लोगों को पता है ये बातें। अनुच्छेद अगर हम 16 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है लोक नियोजन सार्वजनिक को, लोक नियोजन सार्वजनिक रोजगार को रिलेट कर रहा है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर प्रोवाइड करने की अगर कोई बात करता है तो अनुच्छेद 16 है वो। 17 स्किप है, 17 को आप भली भांति तरीके से जानते हैं, अस्पृश्यता का जो है अंत करने की बात करता है। और अनुच्छेद 18 की बात करता हूं तो उपाधियों के अंत करने की बात करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब भी आ रहा है, आप लोगों ने सही जवाब भी दिया मुझे। और इस प्रश्न का जवाब जरा मुझे बताइए, किसने कहा कि गरीबी के समान ही धन बढ़ता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, और आप मुझे जरा बताइए इसका। कार्ल मार्क्स यहाँ पर जवाब आ रहे हैं आप सबके, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये करेक्ट जवाब भी बता रहे हैं आप कार्ल मार्क्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि गरीबी एक समान धन के रूप में आ रही है। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि किसने ये बात कहा है कि पूंजी गरीबी के समान अनुपात में होते हैं, ये भी बात बोल सकते हैं। हम बोल ये भी सकते हैं कि पूंजी गरीबी के समान अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, समान अनुपात में बढ़ती है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, जब भी कभी धन या पूंजी की बात होती है तो आपका दिमाग सीधा सीधा कार्ल मार्क्स पर क्लिक कर जाता है। ये हीगल के विचारों से बड़े प्रेरित थे और इन्होंने एक किताब लिखा होली फैमिली, सर्वहारा वर्ग। ये 2020 में पूछा गया था सर्वहारा वर्ग को लेकर। ठीक है, और भौतिक दर्शन सैद्धांतिक विचारधाराओं पर बल देता है। ये अच्छे तरीके से आपको पता है कार्ल मार्क्स के बारे में। पूंजीवाद समाप्त करने की बात करता है, और वर्ग संघर्ष, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। द पॉवर्टी का मतलब क्या था? गरीबी। तो आप इस चीज़ों से भी समझ सकते हैं कि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के बारे में किसने बात किया है, तो तुरंत आपका कार्ल मार्क्स का नाम आता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में तो 1848 में एक नाम है फ्रेडरिक एंजल
और एक नाम और आता है, उसका नाम है क्या, कार्ल मार्क्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन अगर हम बी की बात करें, फ्रेडरिक एंगल्स या एंजल्स के बारे में, तो ये परिवार, निजी संपत्ति, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। और बाकी आपको पता होना चाहिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसकी एक अहम योगदान था कार्ल मार्क्स के साथ, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैक्स वेबर है, मार्स वेबर नहीं है ये, ठीक है, मैक्स वेबर है ना, ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा, ये मैक्स वेबर है। और मैक्स वेबर के बारे में आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि न्यायविद थे ये क्या थे, न्यायविद थे ये, अर्थशास्त्री थे ये। और ये कट्टर नीति के बारे में अगर हम बात करें, या पूंजीवाद की भावना के बारे में बात करें, पूंजीवाद देखो एक पूंजीवाद है, पूंजीवाद समाप्त करने की बात करता है कार्ल मार्क्स, अगर पूंजीवाद की भावना की कोई बात करता है तो वो यही है, मैक्स वेबर ही है, मैक्स वेबर ही है। नौकरशाही का सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया, मैक्स वेबर ने दिया है, बहुत बढ़िया, ये मैक्स वेबर का ही जवाब आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हीगल का नाम सुना ही होगा आप सभी लोगों ने, ये हीगल वही हैं जिन्होंने जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, इनका बहुत बड़ा नाम है, अगर ध्यान रखना चाहते तो रख सकते हैं, नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। 1807 में आत्मा की घटना के बारे में बात किया था, किसके बारे में, आत्मा की घटना के बारे में बात किया था। मैंने वर्ष के साथ ये भी बताता हूँ किन किन चीज़ों पर चर्चा भी किया है, ठीक है। 1812 में तर्क के विज्ञान के बारे में बात किया था, लॉजिक के बारे में बात किया था, कौन बात किया था, फ्रेडरिक हीगल ने। और यही हीगल है जिसकी विचारधाराओं से प्रेरित कौन थे, कार्ल मार्क्स। याद आया आपको, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। कर रहे हैं ना, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए जरा एक बार। चलो बहुत बढ़िया है। एक और प्रश्न हम देखते हैं, और ये प्रश्न आपके सामने ये है कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा के साथ जुड़ा है बालवाड़ी, नहीं गलत हो गया, यहाँ मैं आपसे बताऊं, ये नाम है, ये नाम है, ओके कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, बालवाड़ी नाम है ये। एक्चुअली क्या है कि गूगल जो है सही तरीके से ट्रांसलेट किया है, ठीक है, और इसका नाम आप लिख सकते हैं किंडल बर्गर, किंडल, ठीक है, आप इसे सही कर लीजिए, है ना, ठीक है, बर्गर, ओके चलो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, अब पहले एक एक करके मैं सबको आपके सामने बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वो हैं जो चार्ल्स पी किंडर बर्गर थे, जिन्होंने मैनिया पेनिक्स, अभी कभी ऑप्शन मिल जाता है सम्मिलित करने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा ये मैनिया से संबंधित है। और इनकी मैनिया जो पेनिक्स की बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, 107 रेटिंग मिली है इसको, ठीक है। और सन 1978 में इसने ये पुस्तक लिखी थी। अवसाद की दुनिया में, अवसाद है जो अवसाद में दुनिया है, अवसाद में दुनिया है, ये ऐसी कोटेशन देने वाले व्यक्ति हैं किंडर बर्गर, जो है बर्गर, नाम याद रखिएगा चार्ल्स पी किंडर बर्गर, ठीक है, याद रखिएगा। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा इनसे नहीं जुड़ी है, इसलिए कट जाएंगे। सुम्मीटर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सुम पीटर नाम है ये, सुम पीटर ये नाम है इनका, सुम पीटर। तो बेसिकली ये सुमीटर लिखा हुआ है, इसी का ट्रांसलेट करें, लेकिन इनका पूरा नाम अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जोसेफ जो है एलोइस सुम्पीटर है, इनका पूरा नाम है, ठीक है, जोसेफ एलोइस सुम्पीटर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अब ये मत कहिएगा पूंजीवाद इसने दिया है भाई, ऐसे प्रश्न है आपको, पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद आएगा, समाजवाद के साथ साथ लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक विकास भी आएगा, ये 3-4 शब्द के साथ आएगा। जब भी कभी आएगा ये व्यक्ति, तब उस समय ये 3-4 शब्दों के साथ आएगा, तब आप लगाना, वरना पूंजीवाद आएगा तो फिर तो आप उसी को लगा देना, कार्ल मार्क्स को ही लगाना, सुम्पीटर का नाम लगाना ही नहीं। इसका नाम आएगा पूंजीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब इसका नाम आता है वहाँ पर, ठीक है। और ये दिया था 1911 में। एक नाम आता है आपका, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रंगनार एंटोन फ्रिस नाम है इसका, फ्रिस, ठीक है, फ्रिस नाम है। और अगर हम बात करें रंगनार फ्रिस के बारे में, तो ये आप जानते होंगे कि व्यापक रूप से इन्होंने उपयोग जो करने वाले शब्द थे, 2 ही शब्द थे इनके, एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स,
एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक था, ध्यान सुनिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे दो शब्दों को जोड़ने वाला जो व्यक्ति कोई है तो उसका नाम है रागनार रगनार एंटोन फिश, नाम इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब गुन्नार मिर्डल का नाम आप लोगों ने नाम सुना, कार्ल गुन्नार मिर्डल वही हैं जिन्होंने नोबल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है इनको, और एशियाई नाटक के लिए बहुत ही फेमस थे। राष्ट्रों की गरीबी की जांच, राष्ट्रों की गरीबी की जांच अगर कोई व्यक्ति करता है, राष्ट्र की गरीबी की जांच, तो वो जाहिर सी बात है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा जरूर दिया होगा, तभी वो बात कर रहा है राष्ट्रों की गरीबी की जांच। तो इसलिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? बताइए जरा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं, एक बार जरा मुझे बताइए। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अपना खेत अपना खेत, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना काम लिखा होगा। ठीक है, अपना खेत और अपना काम की बात हो रही है, यानी खुद का क्षेत्र के बारे में या अपना काम। ठीक है, तो मनरेगा के तहत एक नई योजना जो पहली बार राज्य में शुरुआत की गई, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान। देखिए ये प्रश्न वो है जो अपना खेत अपना काम, जो मनरेगा के तहत एक नई योजना और एक पहली बार जो है किस राज्य में प्रारंभ की गई थी, तो ये पंजाब ही, सॉरी ये राजस्थान ही सही है, ये राजस्थान ही सही है। 7 अप्रैल 2005 को नरेगा, आप सबको पता होगा, आप सब जानते भी होंगे, है ना, मनरेगा है ना, पहले मनरेगा, और फिर उसके बाद जो है जो राजस्थान के महात्मा गांधी राष्ट्रीय, जिसको ग्रामीण रोजगार योजना बोलते हैं आप सभी लोग, तो उसमें किसानों के खेतों की भूमि सुधार के लिए और कृषि को लेकर और लघु सिंचाई को लेकर, कृषि भूमि को लेकर, भूजल संरक्षण को लेकर ऐसी क्रियाविधि हुई थी, ऐसी क्रियाविधि की गई थी। ठीक है, तो आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं, तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश का, आप जानते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, सॉरी मध्य प्रदेश ना समझ के हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, मध्य प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है मनरेगा सबसे पहले शुरुआत की गई थी। सबसे पहले मनरेगा कहाँ शुरुआत किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश में। शिक्षा नीति सबसे पहले कहाँ लागू हुई है, कर्नाटक में। दूसरी बार कहाँ पर लागू हुई है शिक्षा नीति 2020 की, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप ये भी मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अपना गांव और अपना गांव अपना काम योजना जो है राजस्थान में कब शुरुआत किया गया था, कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है मुझे? 7 अप्रैल 2005। नहीं ये तो आया 7 अप्रैल 2005 सर। नहीं, ये तो उसके तहत डाल दिया गया ना मनरेगा के तहत, ये तो पहले का आया हुआ है। अपना खेत अपना काम पहले का आया हुआ कैसे, या बाद में उस योजना के तहत डाला गया था। आया जब था ये 2005 नहीं, आया था 1990 में। कब आया था, 1990। तो कभी कभी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 1990 राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। योजना प्रारंभ जो की गई थी तो 1 दिसंबर 1990 में, और योजना कब प्रारंभ की गई, मतलब आई जब 1990 में, अब प्रारंभ की गई 1 जनवरी 1991 में। ठीक है, 1 जनवरी 1991 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न और लेते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने कह रहा है कि एक परस्पर विरोधी भारतीय जोड़े के लिए न्यायिक अलगाव की अधिकतम अवधि के लिए दी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग जानते हैं परस्पर विरोधी भारतीय युगल के लिए जो है न्यायिक पृथक्करण के अधिकतम अवधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अधिकतम नो 2 वर्ष। हाँ 7 साल गलत हो जाएगा यहाँ पर।
3 वर्ष भी 3 वर्ष भी गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यही सी वाला सही होगा, 2 इयर्स यानी 2 वर्ष। देखो न्यायिक पृथक्करण की अवधि जो है 2 वर्ष है। आत्मनिरीक्षण के लिए जो है एक प्रकार से समय देती है ये, और युगल के बीच में वैवाहिक विवाद और या गलतफहमी है उसको हल करने के लिए बेसिकली ये क्रियाविधि होती है परस्पर विरोधी भारतीय जोड़े के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर जब शादी के बाद कभी भी न्यायिक अलगाव की या याचिका वगैरह आती है या जारी की जाती है, ठीक है, याचिका भरी जाती है, तो उस समय तलाक की याचिका दायर करने से पहले पार्टियों को शादी की सत्यनिष्ठता के समय के बारे में उसको समय दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पर तो वो जो समय की बात होती है न्यायिक पृथक्करण में, तो वो आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, वो 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कभी परस्पर विरोधी भारतीय युगल के अंतर्गत की अगर कोई बात हो तो न्यायिक पृथक्करण की जो अधिकतम आयु की बात की गई, अवधि की बात की गई है, तो वो आपका 2 वर्ष होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये आप सबके जीवन को रिलेट करते हुए अगर आप थोड़ा सा विचार करें अपने जीवन पर भी, तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं हम सब के लिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब है इस प्रश्न का जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और हम बात करेंगे यहाँ पर और आपको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बोरस्टल स्कूल के बारे में। बोरस्टल स्कूल के सुधार के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम बोले बोरस्टल स्कूल किसके युगल के लिए है? युगल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर सुधार की बजाय अगर आप इसको लिख दे युगल तो ये शायद सही माना जाए, है ना। युगल सुधार के लिए अगर हम युगल लिख दे तो ठीक है, तो आप शायद समझ जाएं अच्छे से। जरा मुझे बताएं कि किशोर परिसीमन में होगा कि न्यायिक अपराधी में होगा कि दोषी में होगा कि कॉलर, जबकि कॉलर मतलब यहाँ पे जबकि ना वाइट लिख लीजिए, वाइट कॉलर अपराधी। ठीक है, ये देखो गूगल का टाइपिंग है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आगे देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, वाइट कॉलर अपराधी। ठीक है, ये है ए ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आप। तो ऑप्शन अगर किशोरों हम के लिए हाँ देखो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा। जो किशोर अपराध के बच्चे होते हैं वह असामाजिक या आपराधिक गतिविधियां, जैसे हम बात करें लड़कों के लिए 16 वर्ष से कम और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम, ऐसे संदर्भ में जो कानून का उल्लंघन करता है वह बेसिकली बोस्टल स्कूल के युगल के अंतर्गत रखा जाता है। तो बोस्टल स्कूल भारत के एक प्रकार का युवा निरोधक केंद्र है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं या युवा निरोध केंद्र के रूप में है, तो जिसका उपयोग विशेष रूप से नाबालिगों और किशोरों के कारावास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बोस्टल स्कूल का जो प्रयोग होता है किशोर के लिए होता है। ऑप्शन आप लोगों में से जितने बच्चों ने कहा है कि भाई ए है, तो वही सही जवाब है। आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, बगल में इंग्लिश भी लिखा हो, इंग्लिश सही लिखी हुई है। और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो महिला अपराधी की बात करते हैं, तो महिला अपराधियों को अक्सर पीड़ितों के रूप में माना जाता है, जो आत्मरक्षा तंत्र के रूप में एक आपराधिक विचलन के रूप में क्या होता है, अपराध करते हैं, तो जिसके कार्यों का विशिष्ट स्त्री व्यवहार से भटक जाते हैं, तो वो महिला अपराधी के अंतर्गत आते हैं, ना कि बोस्टल स्कूल के सुधार के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए बी आपका यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा। दोषी आप जानते हैं, दोषी का मतलब बंदी, बंदिया का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो जिसको सजा दी गई है, जैसे लंबी जेल की सजा काटने वाला व्यक्ति, वो कहलाता है दोषी। लंबी जेल का सजा काटने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाता है, दोषी कहलाता है। आपने नाम सुना होगा वाइट कॉलर अपराधी के बारे में, आप अच्छे तरीके से पता है, ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन भी आया था एक बार सम्मिलित करने को लेकर। तो ये बेसिकली व्यक्ति व्यवसाय सरकारी पेशाओं के द्वारा जो आर्थिक रूप से प्रेरित करने वाली क्रियाविधि होती है वो सदरलैंड का नाम आता है। उच्च सामाजिक स्थिति को ध्यान रखिएगा, उच्च सामाजिक स्थिति या सम्मान में व्यक्ति को अगर हम बात करें यहाँ पे उसको छोटा करने की कंडीशन में या एक प्रकार से अपराधी बनाने की कंडीशन में भूमिका होती है। तो ऐसे में ये जो कॉन्सेप्ट आया था वाइट कॉलर अपराधी का, वो आया था सदरलैंड का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उच्च सामाजिक स्थिति और उस उच्च सामाजिक स्थिति में जो व्यक्ति है उसको छोटा दिखाने की बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये कंडीशन आती है सुदरलैंड का अवधारणा पर। तो वो भी एक प्रकार का क्रिमिनल में आता है, वाइट कॉलर क्रिमिनल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं।
और इस प्रश्न पर अगर हम बात करें यहाँ से, तो रैंक अभी मैंने आप लोगों ने देखा भी होगा, स्टेटस पे मैंने लगाया भी था। रैंक सहसंबंध, रैंक को हम बोलते हैं श्रेणी, सहसंबंध की गणना के लिए सूत्र किसने दिया है, बताइए जरा। ए ये पियर्सन। कार्ल पियर्सन, ओके, बी सॉरी। कार्ल पियर्सन कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ये ऑप्शन आपका गलत है, कि जो श्रेणी, अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से श्रेणी सहसंबंध के, अगर आपसे मैं बात करता कोरिलेशन सहसंबंध के बारे में, तो उसके बारे में कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन होगा। हाँ स्पीयरमैन इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, स्पीयरमैन, क्योंकि ये श्रेणी सहसंबद्धता के बारे में एक फार्मूला भी दिया था और इसने रैंक के सहसंबंध गुणांकों के बारे में कॉन्सेप्ट भी दिया था। ये आपका सही हो जाएगा, कार्ल पियर्सन का करेक्ट जवाब होगा कार्ल पियर्सन। सॉरी यार, करेक्ट जवाब होगा स्पीयरमैन यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं रैंक सहसंबंध गुणांक के बारे में, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर स्पीयरमैन का। लेकिन कार्ल पियर्सन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गरिमा, तो कार्ल पियर्सन बेसिकली सहसंबंध गुणांक को मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं सहसंबंध, रैंक गुणांक के बारे में नहीं बात, रैंक के बारे में पियर्सन की बात आती है, ठीक है। ये सहसंबंध गुणांक को मानता है। जब किसी दिशा में बदलता प्रशोर जब भी होता है, जैसे हम कहें बदलता चर की बात कर रहे हैं, जो दूसरे चर का, दो चरों के बीच में रेखीय सहसंबंध का एक संख्यात्मक मान निकालता है, वो कार्ल पियर्सन का है। जब चरों की गति एक ही दिशा में हो, तो एक ही साथ हो रहा है, तो वो सकारात्मक होता है, और ये बात करता है कार्ल पियर्सन। जब बताता है कि एक अवधारणा को लेकर सकारात्मकता और नकारात्मकता में, तो भी वहाँ पे सकारात्मकता में +1 हो जाता है, नकारात्मकता में -1 हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विपरीत दिशा में होगा तो नकारात्मक ही होता है, वो है कार्ल पियर्सन। स्पीयरमैन श्रेणी संबंध में आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक नाम आ रहा है यूल्स का, आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आज सुन लेंगे। आंकड़ों में जो यूल्स है, ये बेसिकली आंकड़ों से संबंधित यूल्स का नाम आता है। ये एक विद्वान है यूल्स, जिन्होंने बताया था टकराव के गुणांक के लेकर। जैसे आप जब भी कोई चीज़ें बनाते हैं, मान लीजिए एनपीसी बनाते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व जब बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे जो वाई अक्ष पर जो क्रियाविधि हो रही होती है, ऐसी कंडीशन पर, तो ऐसे में जो टकराव के गुणांक के रूप में आते हैं, उसको हम बोलते हैं। बेसिकली ये दो बाइनरी चर के बीच में बात करता है। याद रखिएगा, अगर कोई बाइनरी चर के बारे में बात करता है, बाइनरी चर के बारे में बात करता है, तो 1912 में नाम आता है जॉर्ज उडनी उल्स का नाम। क्या नाम आता है? जॉर्ज उडनी उल्स का नाम आता है, और यही नाम है उल्स, जॉर्ज उडनी उल्स। 1912 में इसने बताया था, बाइनरी चर के बीच में, ठीक है। तो इसके द्वारा ये विकसित किया गया, और इसमें जानते हैं हम क्या मापते हैं, बता देता हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। कौशल को मापते हैं। किसको? कौशल की मापने की अवधारणा किसने दिया है? तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, उल्स ने दिया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। बाकी मैंने गैरेट की तकनीकी, हालांकि गैरेट के बारे में बता भी रखा भी आप लोगों को। तो ये विश्लेषण उद्देश्य क्षेत्रों को रैंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रैंक के रूप में निर्धारित करते हैं गैरेट महोदय, और इनके 3 आवश्यक तत्वों का एक मूल्यांकन के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। गैरेट का जो बेसिकली यूज किया जाता है तकनीकी, वो यूज़ वहाँ पे की जाती है जहाँ पे प्राथमिक वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको आप प्राथमिकता जिसको दिया है आपने, इसका तकनीकी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे मतलब रैंक के माध्यम से निर्धारित किया जाता है उनको, है ना। मूल्यांकन वगैरह, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो किया जाता है, वो गैरेट के तकनीकी के माध्यम से किया जाता है ना। तो हालांकि आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर का ए और बी वाला, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो। चलिए ये बताइए जरा मुझे, संदर्भ समूह शब्द की पहली अवधारणा थी किसकी? हाइमन, मर्टन, एम.एन. श्रीनिवास, C.H. कुले। हाइमन, आपने नाम सुना होगा। संदर्भ समूह शब्द का जो है बेसिकली मनोविज्ञान के अभिलेखोगारों में 1942 में एक अभिलेखगार थे, उनका नाम था हर्बर्ट हाइमन। उनका नाम था हर्बर्ट हाइमन। कब? 1942 में। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये गढ़ा गया था शब्द। और जिस समूह के खिलाफ एक व्यक्ति अपनी स्थिति या आचरण का मूल्यांकन करता है, जो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो जहाँ पर
एक जिस समूह के खिलाफ एक व्यक्ति अपनी स्थिति या आचरण का मूल्यांकन करता है, ठीक है, तो वो क्रियाविधि आ जाती है संदर्भ समूह के अंतर्गत। वो संदर्भ समूह की अवधारणा बन जाती है किसका नाम, हर्बर्ट हाइमन का नाम। आर के मर्टन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है, जिसको रॉबर्टकिन मर्टन कहते हैं, आधुनिक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र के पिता ये हैं। समाजशास्त्र के जनक या पिता के बारे में बात किया, अगस्त काम्टे का नाम आता है, ये बात ठीक है, सत्य है ये। लेकिन आधुनिक समाजशास्त्र के पिता के रूप में अगर कोई जाने जाते हैं तो रॉबर्ट किन मर्टन जाने जाते हैं। 47वें अध्यक्ष के रूप में काम किया था इन्होंने। एक अमेरिकन सोशियोलॉजी एसोसिएशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो समाजशास्त्र पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अमेरिकन सोशियोलॉजी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं 47वें नंबर पे वो आते हैं मर्टन का नाम। सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना के बारे में बताया है आर के मर्टन ने। विज्ञान एक समाजशास्त्र है, ये भी आर के मर्टन ने बताया है। आपने नाम सुना होगा एम.एन. श्रीनिवासन के, मैसूर नरसिम्हाचर श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास का नाम सुना होगा। मैसूर नरसिम्हाचर श्रीनिवास ज़्यादातर ये दक्षिण भारत की जाति और जाति प्रणालियों को सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बात करते हैं। ये श्रीनिवासन महोदय, इनका जो नाम आता है आधुनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन में आ सकता है। यही बेसिकली यूजीसी में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। और सामाजिक संरचना के बारे में पूछा जाता है। सामाजिक संरचना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारत में सामाजिक संरचना की बात कर रहा हूं मैं, भारत में, ठीक है। गांव जाति विधि के बारे में बात कर रहा हूं तो भी एम.एन. श्रीनिवासन का ही नाम आता है। C.H. कूले आप जानते हैं, अमेरिकन के हैं, जो है सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, सदस्य रह चुके हैं, संस्थापक के सदस्य रह चुके हैं। 1918 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना। संदर्भ समूह के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ C.H. कूले के बारे में, है ना। चलिए, क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जरा एक बार बताइए मुझे। जी सर। चलो फिर ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है? कार्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप क्या बताएंगे? कार्यात्मकता का सिद्धांत डब्ल्यू.ई. मुर्रे ने दिया। डब्ल्यू.ई. मुर्रे ने दिया है। देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें जो है टीबी बोटोमोर के बारे में, आपको मैंने बताया भी था समाजशास्त्र में 1962 और उन्मूलन और समाज को लेकर भी बात किया था। मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात किया था इसी ने, बोटोमोर ने ही। और ISA के 8वें राष्ट्रपति थे। जो है ISA के 8वें क्या थे, ये राष्ट्रपति भी थे। समाजशास्त्रीय संघ के सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। तो जिससे कभी पूछ लेता है भाई कि 8वें राष्ट्रपति कौन थे ISA का, तो भी बोटोमोर का आ सकता है। समाजशास्त्री के संघ के सचिव कौन थे, तब भी बोटोमोर का नाम आएगा। मॉडर्न सोसाइटी की स्थापना किसने किया है, तो भी बोटोमोर का नाम आ जाता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक सोसाइटी, तो इसी का नाम आता है। किंग्सले डेविस, देखो यहाँ पे के डेविस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि किंग्सले डेविस हैं ये। यहाँ पे दो नाम आ सकते हैं, या तो आपका डेन्नी के डेविस नाम आ सकता है, या डेन्नी के जो है किंग्सले डेविस। इसका दो व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों व्यक्तियों में जो है नाम यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, तो इसलिए इस ऑप्शन को नहीं होगा, क्योंकि किंग्सले डेविस की अगर हम बात करें या मुर्रे की बात करें, किंग्सले डेविस और मुर्रे की अगर हम बात करें, तो ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, आपको पता होना चाहिए कि स्तरीकरण का सिद्धांत दिया था। और वो स्तरीकरण के जब सिद्धांत दे रहे थे, और उसी में डिवाइड किया था कार्यात्मकता का सिद्धांत, ठीक है। कार्यात्मकता का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्यात्मकता का पिता टॉलकाट पार्सन्स को कहा जाता है, उसको पिता। और समाजशास्त्र के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो दुर्खिम को कहा जाता है, इस्माइल दुर्खिम को कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपको पता ही है। तो यहाँ पर डेन्नी की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक पार्टियों से संबंधित थे वो डेन्नी डेविस की जो मैं बात कर रहा हूँ, डेन्नी के डेविस की, वो लोकतांत्रिक पार्टियों से संबंधित थे। और किंग्सले डेविस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो द्वितीय समूह से संबंधित थे, ठीक है, द्वितीय समूह से संबंधित। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कौन बात करता है? ह्यूमन सोसाइटी के बारे में तो किंग्सले डेविस बात करता है, किंग्सले डेविस बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर किंग्सले डेविस नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज़न में डाल रखा है यूजीसी वालों ने। यूजीसी वालों ने क्या कर रखा है भाई, कन्फ्यूज़न में डाल रखा है। तो
तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर्चून नहीं हो जाए। और अगर दो किंग्सले डेविस लिखा होता ना, किंग्सले डेविस लिखा होता और मुर्रे जी भी लिखा होता तो ऑप्शन में आपको होता यहाँ पर इस तरीके से कि बी और डी ऐसे बनते फिर ऑप्शन। ठीक है, बताइए, बता नहीं रहे हो आप लोग। कार्ल मार्क्स के बारे में पता है? हाँ, कार्ल मार्क्स के बारे में पता ही है आपको, अभी भी बताया भी है कार्ल मार्क्स के बारे में। क्वेश्चन का जवाब बताओ जरा, मैंने बताया नहीं शायद इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बताया तो था, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर सी बताया तो था, WSC मूर। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेंज, रेंज आप जानते होंगे भली इसका भांति। ए केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति, ओके। देखो जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, रेंज को जानते हैं क्या बोलते हैं? बात को समझिएगा आप सभी लोग। रेंज को बोला जाता है परास माप, सीमा का फैलाव। रेंज होता जानते हैं क्या? अभी आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा जब पढ़ाऊँगा आपको वैषम्य के बारे में। अभी तो रिसर्च चल रहा है आप लोगों का ना, तो वैषम्य आएगा वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा सांख्यिकी स्टेट में जो है स्टेटिस में कैसे हम यूज करते हैं आवृत्तियों का, कैसे हम यूज करते हैं एनपीसी का। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो जो बेसिकली सीमा का फैलाव होता है वही आपका परास माप कहलाता है, वही आपका रेंज कहलाता है, वही आपका रेंज कहलाता है। सांख्यिकी का पार्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति। बी हो गया इसका आंसर। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है वो आपका ये होता है। तो बेसिकली केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो एक एकल मूल्यों के माध्यम से डेटा सेट किया जाता है, जहाँ पे वर्णात्मक सारांश को जो डेटा वितरण के रूप में केंद्रित को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मीन मीडियन मोड आते हैं। ठीक है, रेंज नहीं आता है। और अगर हम बात करें तो रेंज जो है बेसिकली ये फैलाव, सीमा फैलाव का एक उपाय है जो सीमा की गणना अधिकतम मूल्य और डेटा सेट का न्यूनतम मूल्य के द्वारा किया जाता है, वही आपका रेंज का एक उपाय हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एसोसिएशन या मतलब हम इसको बोलते हैं संघ या संगति बोलते हैं, किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ काम करने की स्थिति या सहकारिता या संयोज या समान या संघ या सभा या संस्था, जो चीज़ें आती हैं उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। परंतु यहाँ पे व्यक्ति और समूह के साथ काम करने की स्थिति थोड़ी ना बताई जा रही है, यहाँ पे रेंज बताया जा रहा है। ठीक है, उसका रेंज बताया जा रहा है। सहसंबंध आपको पता है, कोरिलेशन, तो ये तो आपको भलीभांत तरीके से मालूम है कि सांख्यिकी माप है जो उस सीमा को व्यक्त करता है जिसमें दो चर रेखीय रूप से संबंधित होते हैं, कारण और प्रभाव के बारे में बयान करते हैं, सरल संबंधों का वर्णन करते हैं और एक सामान्य उपकरण के रूप में निकल के आता है हमारे सामने, तो वो होता है सहसंबंध। परंतु यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला। ठीक है, यही आपका करेक्ट है। चलिए ये बताइए जरा मुझे कि भारत में लिंगानुपात में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे कम प्रासंगिक स्पष्टीकरण है? बताइए जरा। सर ए। ओके, देखिए भारत में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो स्त्री पुरुष को गिरते हुए जो लिंगानुपात मतलब स्त्री पुरुष, है ना, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से स्त्री पुरुष। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे स्त्री पुरुष के गिरते हुए अनुपात को सबसे कम प्रासंगिक व्याख्या करने वाला ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है? तो यहाँ पे सही जवाब, हाँ, ऑप्शन नंबर जो आप बता रहे हैं यही आपका सही है, ए फॉर अमेरिका वाला। अब ये कैसे सही है मैं बताता हूँ आप लोगों को कि शहरी क्षेत्रों में जो पुरुष का अगर हम बात करें प्रवास, तो ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय आबादी में लिंगानुपात महिलाओं के जो प्रतिकूल होता जा रहा है, जहां पे एक दशक दर दशक तेजी से घट भी रहा है, तो यह व्यापक रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में भिन्न पाया जा रहा है। तो ग्रामीण आबादी के जो शहरी प्रवास के कारणों जो संबंधित वर्तमान की अध्ययन में जो समग्र विश्लेषण से हमें पता चलता है कि अधिकांश पुरुष प्रवासी शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या करते हैं, रोजगार के लिए वहाँ पर पलायन करते हैं या वहाँ पर रहते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी था अभी हाल ही में 60%, 60% मैंने जिक्र भी आप लोगों से किया था रोजगार के लेकर
कि शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से रोजगार से लेकर अधिकांश पुरुष जो है 60% जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ना कि बी। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या है, और कन्या भ्रूण हत्या के लिंग का पता लगाने और लड़की होने पर गर्भपात करवाने की प्रक्रिया है एक प्रकार से ये, तो यह अवैध माना गया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी देखा होगा आप लोगों ने समाज में, जो अभ्यास इसका करते रहते हैं, है ना, इसका जो चीज़ें होती रहती है। लेकिन ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो हत्या जो है, भ्रूण हत्या की बात करता है ये, ठीक है, तो उसका पता लगाने की बात होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिंगानुपात गिरावट ये एक प्रकार से स्पष्ट कोई रीजंस नहीं निकल के आ रहा है ना। थोड़ा सा तो बताइए जरा, एक बार समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? बताइए जरा, कन्या भ्रूण हत्या समझ में आ गया? ये समझ आ गया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शाबाश। हमें सर जो लग रहा है सर डी वाला, थोड़ा सा आप एक बार डिस्क्राइब कीजिए सर, उच्च मात्र नैतिकता। चलो ठीक है, अभी हम इसका आंसर सर थोड़ा सा ये लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डी वाले के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा भी। अब बालिकाओं को कम पोषण स्थिति, बालिकाओं के कम पोषण स्थिति की बात अगर हम करें तो नैदानिक परीक्षण, जिसमें आहार सर्वेक्षण में अगर हम बात करें, लड़कियों को जो है एक प्रकार से हानिकारक स्थितियों को दर्शाता है ये। तो महिलाओं में कुपोषण का संबंध, जैसे गरीबी, विकास की कमी, फिर अशिक्षा से कमी, अशिक्षा से दूर रखना, इस तरीके की प्रतिक्रिया जो बेसिकली बालिकाओं को कम पोषण की, तो ये लिंगानुपात का गिरावट नहीं होगा। लेकिन उच्च मातृत्व नैतिकता की बात ये कह रहे हैं, तो उच्च मातृत्व मृत्यु दर की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा इंग्लिश भी देखिएगा आप लोग, है ना। तो ये बेसिकली एक उच्च मातृत्व मृत्यु दर को अगर हम बात करें तो गंभीर रक्तस्राव या संक्रमण या गर्भावस्था या उसके दौरान जो उच्च रक्तचाप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बीपी वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ें आपका आता है यहाँ पर उच्च मातृ मृत्यु दर, तो वो भारत में लिंगानुपात का गिरावट नहीं हो सकती। हाँ सर, यहाँ सर मोर्टेलिटी नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा सर, ये मतलब नहीं, ये मॉडलिटी। चलिए, यह प्रश्न बताइए, कह रहा है कि यह विचार किसका है कि सामाजिक अशांति विकास की पूंजीवादी मार्ग में निहित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह मत बताना है आपको कि जहाँ पर सामाजिक अशांति विकास का पूंजीवादी पथ पर आधारित है। AR देसाई का नाम आ रहा है, GS घुर्रे का नाम आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस प्रश्न का अगर जवाब है कि जहाँ पर सामाजिक अशांति विकास के पूंजीवाद का मार्ग में निहित है, जहाँ पर AR देसाई राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण की विशेषता के बारे में बात करते हैं, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, AR देसाई का ही नाम। ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो GS घुर्री का नाम आता है, गोविंद सदाशिव घुर्रे, जिन्होंने समाजशास्त्र के विभाग में प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने गए, और कास्ट एंड रेस इन इंडिया के रूप में बेसिकली इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में। ठीक है, DP मुखर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो DP मुखर्जी आप वही हैं जो क्या बोलते हैं उनको, धुरजती प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधाराओं पे थे ये, केंद्रित कार्यों के बारे में व्याख्या करते थे ये, भारतीय कल्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं DP मुखर्जी जी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, मुखर्जी जी का नाम, भारतीय कल्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये लोग। और सुरजीत सिन्हा की बात कर रहा हूँ, सुरजीत चंद्रा सिन्हा के बारे में, तो ये के समाजशास्त्री अन्वेषण के बारे में ये फेमस हैं, और आदिवासी समाज की जो समझने के बारे में अनेक योगदान कोई दिया है आदिवासियों को समझने के लिए, या आदिवासी समाज को समझने के लिए, तो वो नाम आता है सुरजीत चंद्रा सिन्हा का नाम आता है। ठीक है, आदिवासियों को समझने के लिए बेसिकली ये ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, A फॉर अमेरिका, कि किसने सामाजिक अशांति विकास का पूंजीवादी मार्ग में निहित है या चिन्हित करता है, तो ऑप्शन नंबर A फॉर अमेरिका, AR देसाई करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न ये है, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है क्या आप सभी लोगों को, जरा बताइए, क्लियर है प्रश्न? हाँ, प्रश्न कह रहा है आपसे कि मनोवैज्ञानिक ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है प्रेरक,
ड्राइव का मतलब होता है प्रेरक, का मतलब सत्य है, सत्य का मतलब सच है ना। तो आप जरा मुझे बताइए कौन कौन से सही इसमें से स्टेटमेंट सही माने जाएंगे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो देखिए सही। आंतरिक राज्य। अच्छा, आंतरिक जो राज्य की मैं बात आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये एक प्रकार की स्थिति को दर्शाता है ना। यहाँ पर देखिए तो ये स्टेटस जो है एक प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तनाव से ग्रस्त की अगर हम बात करें, अच्छा ये आपका सही होगा, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर हम बात करें तनाव से ग्रस्त की बात करते हैं, तो तनाव से ग्रस्त भी प्रेरक में, जैसे आप लोगों को देखो मैं बता देता हूँ, ड्राइव मनोविज्ञान के संतुष्टि के लिए एक प्रकार का तत्काल बुनियादी बचाव की ज़रूरतें हैं, जहाँ पे आमतौर पर कुछ शारीरिक तनाव, कमी या असंतुलन जैसी कोई क्रियाविधि हो जाए, भूख, प्यास, रोना, ये सारी जो मूल प्रवृत्ति आप देख रहे हैं ये ड्राइव का ही पार्ट माना जाता है, उसमें निहित होता है और जीव को कार्यवाही करने के लिए भी मजबूर करता है प्रेरक। मान लीजिए किसी को भूख लगी है और भोजन नहीं मिल रहा है तो उसे प्रेरित करता है चोरी करने के लिए भोजन को, और ये करता कौन है, प्रेरक ही करता है। तो ये एक प्रकार से आंतरिक होगा, प्लस ये तनाव से ग्रसित भी व्यक्ति हो सकता है ऐसी कंडीशन पे, और जो है ज़रूरत से कम। अच्छा, ऑप्शन आपसे कह रहा है ज़रूरत से कम, क्या यहाँ पर ज़रूरत से कम होना चाहिए, ज़रूरत से कम, बताइए जरा एक बार, ज़रूरत से कम। हाँ सर, जरूरत से कम होता है तो इंसान को तनाव होता है, चिंता होती है। अच्छा, ज़रूरत से कम, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे गरिमा ने सही व्याख्या किया थोड़ा सा। जो है ज़रूरत से कम हो सकता है बाहरी उत्तेजनाओं के द्वारा निर्देशित, बाहरी उत्तेजनाओं से जो है निर्देशित प्रतिक्रिया, बाहरी नहीं, आउटर नहीं, ये इंटरनल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं होता है, आंतरिक जो प्रेरक होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। मैं पहली बार जब पहले क्लास लिया करता था तो उसमें बताया था मोटिव के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, तो वो चक्र के रूप में बताया था कि किसी चीज़ को पूर्ति करता है तो फिर उसके बाद उद्वेलन होता है, फिर इस प्रतिक्रिया की उपलब्धि हो जाती है, फिर वही प्रतिक्रिया वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मैंने चक्र के बारे में बताया था, वही यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है, और इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। 1 2 3 यही आपका सही है, बाहरी गलत हो जाएगा, ये आपका बाहरी नहीं होगा। एक प्रश्न और ले लीजिए, आज का लास्ट प्रश्न ले लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, और इस प्रश्न को कर लीजिए, बाकी हम लोग बाद में भी करेंगे। और ये प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी विशेष श्रृंखला में, यहाँ लो नहीं है, जो है लो है, ठीक है, लो सीमा को बाहर रखा गया है, ऊपरी सीमा को बाहर रखा गया है, बी है, दोनों सीमाओं को बाहर रखा गया है, दोनों वर्ग सीमाओं पर विचार किया गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रश्न का जवाब होगा एक विशेष श्रृंखला, विशेष श्रृंखला का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार से व्यातर्क श्रेणी है ना, व्यातर्क श्रेणी है, जिसको आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव सीरीज के रूप में हम जानते हैं, जिसको हम विशेष एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो जहाँ पर अगर हम बात करें ऐसी कंडीशन पर, तो ऐसी कंडीशन पर निम्न सीमा होगी या उच्च सीमा होगी, तो विशेष श्रृंखला में पिछली कक्षा की ऊपरी सीमा अगली कक्षा की निचली सीमा के समान होती है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। और फिर विशेष श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा का जो वर्ग में शामिल होती है। तो ध्यान देखिए, जैसे अगर आप लोग लिखते हैं ना, ऐसे क्लासिफिकेशन बनाते हैं ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आपने ऐसे बनाया होगा रिसर्च में नहीं, आपने करते भी होंगे जब आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। तो ये जो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते थे लोअर, और इसको हम लोग बोलते थे अपर। इसको अब याद आ रहा है कुछ, लोअर अपर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोअर बोलते हैं, इसको हम अपर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैंने कहा कि जहां पर पिछली कक्षा की ऊपरी सीमा अगली कक्षा में, अब अगली कक्षा 20 है, अगली कक्षा 20 है, तो ये 20 पिछली कक्षा से ही क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ये 20 जो है इसी से स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्लास इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कक्षा का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये बेसिकली विशेष श्रृंखला की बात कर रहा है। ये श्रृंखला बनी है एक प्रकार से, ये श्रृंखला है, और इसी श्रृंखला को हम लोग बोलते भी हैं, इसी श्रृंखला को हम लोग बोलते भी हैं व्यापर्त श्रेणी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आप देख रहे हैं, आगामी कक्षा में शामिल होना,
अब ये आगामी कक्षा जहाँ पे मिला, जहाँ पर आपको मिलेगा आगामी कक्षा में शामिल होता है, तो आगामी कक्षा यही बनेगी। फिर ये 30 हो रहा है, 30 फिर आगामी कक्षा में शामिल हो जाएगा, फिर ये 30 से 40 हो गया, फिर 40 जो है आगामी कक्षा में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछली कक्षा में शामिल हो रहा है, ये आगामी कक्षा में शामिल हो रहा है। आगामी का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे आगामी तो दिया नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ऊपरी। अब देखिए ऊपरी को बाहर रखा गया है। अब आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऊपरी सीमा को बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ऊपरी सीमा ये है आपके सामने। ठीक है, ऊपरी सीमा ये है बाहर आपके, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा अपवर्जित। हम क्या बोल सकते हैं, उच्च सीमा अपवर्जित हुई है। उच्च सीमा क्या हुई है, अपवर्जित हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन छूटा है अभी उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है भाई, अभिषेक जी